नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। सबसे पहले देहरादून से खबर, जहां पर विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तैयारियां तेज हो गई हैं और 21 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो जाएगा। तैयारियों को लेकर स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल ने किया निरीक्षण और कोविड-19 के बचाव के लिए सत्र में किए गए कई बदलाव। सभी विधायक एक जगह नहीं बैठेंगे, अलग अलग व्यवस्था होगी। स्पीकर ने सभा मंडप, लॉबी और सभागार का निरीक्षण किया। विधानसभा के प्रभारी सचिव मुकेश सिंघल को निर्देश दिए गए। सत्र में केवल विधायक और संबंधित अधिकारी ही होंगे। सभी विधायक और मंत्रियों का कोरोना टेस्ट भी होगा। तो 21 दिसंबर से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन उससे पहले स्पीकर ने तमाम का जायजा लिया। वहीं हमारे रेजिडेंट एडिटर फहीम तनहा ने स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल से खास बातचीत भी की है। आपको उसके कुछ अंश सुनाते हैं। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 21 दिसंबर से शुरू होना है। तैयारियां हो रही हैं क्योंकि कोविड काल है। तैयारियों में कुछ बदलाव भी होंगे, अलग तरीके की तैयारियां होंगी। हमारे साथ बात करने के लिए स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल जी मौजूद हैं। स्पीकर साहब, आप अभी विजिट भी कर रहे हैं, सब चीज़ें आपने देखी हैं, किस तरीके के बदलाव इस बार हो रहे हैं? देखिए, कोरोना जैसे कार्यकाल के दौरान हमारा सत्र चुनौतीपूर्ण हमें महसूस होता है, लेकिन उन चुनौतियों का हम लोग पूरी तरह से हम सामना करेंगे। मुझे याद है कि पिछली बार जो 23 सितंबर का हमने सत्र एक दिन का भले ही हुआ था, लेकिन ठीक ठाक संपन्न हुआ था। लगभग वैसी व्यवस्थाएं हम फिर कर रहे हैं, क्योंकि एक अनुभव हमारे को 23 सितंबर का है। आप देखिए कि जैसे हमारे माननीय विधायक जी कोई भी या आप में से कोई भी आएगा, अंदर प्रवेश करेगा, गेट पे पहले उसको सैनिटाइज कराने का काम करेंगे, उसके हाथों को। जगह जगह हमने सैनिटाइज करने के लिए मशीनें लगाई हैं। मास्क के लिए हमने, वैसे तो आज हर आदमी अपने मास्क लगा के आता ही है, फिर भी मास्क भी हम लोग देने का काम करेंगे। इसके साथ साथ जो हमारे बैठने की व्यवस्था पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम लोग कर रहे हैं। पिछली बार यदि आपको ध्यान हो तो कुछ माननीय विधायकगण वर्चुअल जुड़े थे, तो यानी कि उस समय संख्या थोड़ा हमारे यहाँ कम थी सत्र में, जितने कुछ लोग उसमें जुड़ गए थे। लेकिन इस बार जब हमने सबसे बातचीत की, वर्चुअल जुड़ने का हमने आग्रह किया, तो उन्होंने कहा कि हम सीधा आज 3 दिन का ये सत्र है और हम इसमें सीधा विधानसभा में ही आना चाहेंगे। क्योंकि अब तो आप सब लोग भी, हम लोग भी बहुत पूरी तरह से जानकार भी हैं, मुस्तैद भी हैं, सावधान भी हैं और सतर्क भी हैं। लेकिन उसके बावजूद हमने कहा है कि रैपिड टेस्ट हम लोग करेंगे, और जो माननीय विधायक अपने साथ कोई टेस्ट रिपोर्ट लेके आएंगे उसको स्वीकार करेंगे 3 दिन के पहले का। और उसके बाद जो व्यक्ति यहाँ पे रैपिड टेस्ट में नेगेटिव पाया जाएगा या रिपोर्ट नेगेटिव होगी, तो उसी को यहाँ पे सदन में बैठने की अनुमति रहेगी। भगवान न करे किसी को इस प्रकार का पॉजिटिव साइन मिलता है, तो उससे हम आग्रह करेंगे उस सदन में उसको बैठने की अनुमति यानी नहीं देंगे। कुल मिला के पूरा मुस्तैदी से हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। देख जी, 21 तारीख को हर महीने की विधानसभा में आपने परंपरा डाली थी कि योगा डे बनाया जाता है। 21 जून तो है ही हमारा अंतर्राष्ट्रीय योगा डे, लेकिन हर महीने की, तो इस बार 21 तारीख से शुरू हो रहा है। आपने कहा था कि योगा करेंगे विधायक, किस तरह की तैयारी है? क्या योगा सत्र से सदन से पहले होगा या क्या सोचा है? देखिए, मुझे इस बात का गौरव है कि 21 जून को ही नहीं, हर माह की 21 तारीख को हम लोग योग करते हैं, और ये हमारे इस विधानसभा का 31वां योग दिवस कह सकते हैं, हम लोग मनाने का काम करेंगे। और इस बार एक विशेष होगा, और मुझे ऐसा लगता है जिस जगह हम खड़े हैं, या मैं इसलिए इस जगह का भी निरीक्षण कर रहा हूँ कि इसमें बढ़िया सा हम व्यवस्था करें। सभी माननीय विधायकों को आग्रह करें, क्योंकि सब लोग यहाँ पे रहेंगे ही, हमारे कार्मिक गण रहेंगे, स्वयं मैं भी रहूँगा, और यहाँ पे योग करेंगे और सत्र से पहले करेंगे। यानी कि सुबह हम 9:30 पौने 10 के लगभग हम पहले योग करेंगे, फिर उसके बाद सदन में जाएंगे। अध्यक्ष जी, एक छोटा सा यहाँ पर अहम सवाल है, बदलाव से संबंधित ही। क्या सदन चलेगा तो जैसे प्रेस गैलरी है, दर्शक दीर्घा है, अधिकारी दीर्घा है, क्या ये व्यवस्था रहेंगी या सिर्फ विधायक और संबंधित अधिकारी सदन में आ पाएंगे, बाकी लोग नहीं आ पाएंगे? देखिए, अभी तक तो हमने कहा ना कि जो 3 दीर्घाएं हैं उसमें हमारे माननीय विधायकगण बैठेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का हमने पालन करना है। और देखिए, हम खाली अपने विधायक के लिए चिंतित नहीं है, हम आपके लिए भी चिंतित हैं। हर व्यक्ति के लिए जो विधानसभा में प्रवेश कर रहा है उसके लिए हम लोग चिंतित रहते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यदि हमें करना है और उससे दीर्घा का इस रूप में इस्तेमाल करना है, तो हम आप लोगों से भी आग्रह करेंगे कि कैसे आप लोगों को हम लोग मैनेज करें।
न्यूज़ वन इंडिया से बात करने के लिए धन्यवाद। ये थे स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल जी। कहते हैं कि कुछ बदलाव ज़रूरी हैं जो किए जा रहे हैं, लेकिन व्यवस्थित सदन चल सके, शीतकालीन सत्र हो सके, इसकी सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अपने सहयोगी फैजी के साथ में फ़हीम तन्हा, न्यूज़ वन इंडिया। खबर देहरादून से, जहां पर विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर कांग्रेस ने टिप्पणी की है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र को कांग्रेस ने कम अवधि का बताया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि 3 दिन का सत्र कम अवधि का है। इतने कम दिनों के सत्र में सारे मुद्दे नहीं उठ पाएंगे। दलीय नेताओं की बैठक में और कार्य मंत्रणा में सत्र बढ़ाने की मांग करेंगे। निश्चित रूप से जो विधानसभा सत्र की अवधि है वो मात्र 3 दिवसीय अवधि है। कार्य मंत्रणा की जब बैठक होगी हम इस बात की कोशिश करेंगे कि सत्र की अवधि बढ़े। इतनी कम अवधि में विषय इतने हैं कि उनका समायोजन कर पाना बड़ा मुश्किल है। पहले 1 दिवसीय सत्र हुआ और जिस तरीके से सरकार ने मनमाने तरीके से उस 1 दिवसीय सत्र को भी चलाने का काम किया, हम अध्यक्ष जी से कहते रहे कि आपका संरक्षण चाहिए, लेकिन हमको संरक्षण नहीं मिल पाया। अब 3 दिवसीय सत्र कहने को तो है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस 3 दिवसीय सत्र में हम जो प्रदेश की पीड़ा है उसको उजागर कर पाएंगे। निश्चित रूप से तो वहीं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि स्मार्ट सिटी के निर्माण कार्य को समय से पूरा कर लिया जाए। मॉडर्न दून लाइब्रेरी पर धीमी गति से चल रहा है कार्य, जो कि निंदनीय है। निर्माण कार्यों के दौरान लोगों को कोई परेशानी ना हो, ठेकेदारों की परेशानियों का जल्द समाधान निकाला जाए। सीएम त्रिवेंद्र ने कहा वर्षा जल संरक्षण के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर जोर दिया जाए। तो सीएम त्रिवेंद्र की तरफ से इन तमाम बातों का जिक्र किया गया और धीमे चल रहे कार्य को निंदनीय करार दिया गया। तो स्मार्ट सिटी के लिए तमाम जो काम चल रहे हैं उनका भी निरीक्षण हुआ। मॉडर्न दून लाइब्रेरी पर धीमी गति से चल रहे काम के लिए निंदन यहां पर करते नजर आए और निंदनीय बताते नजर आए। ठेकेदारों की परेशानी को जल्द समाधान निकाला जाए, इसको भी यहां पर सीएम त्रिवेंद्र की तरफ से कहा गया। वहीं रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर भी यहां पर आज जोर इस मीटिंग में दिया गया। खबर टिहरी से, जहां पर राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बैठक की। बैठक में जिले के आला अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में जिले के हुए विकास कार्यों की समीक्षा की गई। अधिकारियों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। 2020-21 की आवंटित राशि 15 मार्च तक ली जाए, ये मंत्री की तरफ से कहा गया। तो बैठक में जिले के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। टिहरी जिले में जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, चाहे कृषि विभाग हो, चाहे उद्यान विभाग हो, चाहे कोऑपरेटिव विभाग हो, चाहे पशुपालन हो, चाहे उडेडा हो, चाहे उद्योग विभाग हो, और मनरेगा से लगभग 15,500 लोगों को टिहरी जिले में अभी तक रोजगार और स्वरोजगार दिया गया है। जहाँ तक जिला प्लान का बजट का खर्चा है, तो अभी 7 विभाग ऐसे हैं जिन्होंने कि 50% से कम खर्चा किया है, और आज मैंने उनको निर्देश दिए हैं कि 15 दिन में वो विभाग अगर खर्चा नहीं करेंगे तो हम उन विभागों की कुछ कटौती करेंगे, और 15 दिन के अंतर्गत हम फिर जिला प्लान की एक बैठक करेंगे, उसमें सभी विधायकों को बुलाएंगे। और मुझे आशा और विश्वास है कि इस बार जो 40% हमने जिला प्लान से स्वरोजगार पे खर्चा किया, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। उद्यान के भी क्षेत्र में लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, कृषि में बहुत अच्छा काम किया है, और जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कृषि कल्याण योजना जो 0% पे चलाई जा रही है, लगभग 4600 लोगों ने अभी तक टिहरी जिले में 0% पे ऋण लिया है। टिहरी जिले में राणा हमारे साथ हमारे संवाददाता टिहरी से जुड़ गए हैं। सुभाष, आज जिस तरीके से अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश, आवंटित राशि का भी जिक्र किया गया, क्या कुछ रहा आज मीटिंग में? जी, धन सिंह जो प्रभारी मंत्री है, उन्होंने कहा कि जो धन दिया गया उसको 7% खर्चा किया जाए, और नहीं किया जाएगा तो उनका विवाद बजट में कटौती की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।
खबर भाजपुर से, जहां पर कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने लोकार्पण किया। 2 करोड़ 31 लाख की लागत से बने भवनों का लोकार्पण किया गया। 1 करोड़ 38 लाख की लागत से बने राजकीय इंटर कॉलेज का शुभारंभ भी हुआ है। 60 लाख की लागत से बने बुक्सा परिषद भवन का भी लोकार्पण किया गया। 32 लाख की लागत से बने सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया गया। आज भाजपुर पहुंचे थे कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और वहां पर ये तमाम कार्यक्रम आयोजित हुए थे, जिसमें लोकार्पण करते नजर आए। दौलत इंटर कॉलेज का भवन ही बहुत ही ध्वस्तीकरण के कगार पर था, तो वहाँ नए भवन के निर्माण के लिए हमने 1 करोड़ 35 लाख रुपया स्वीकृत कराया। आज वो भव्य भवन बनकर तैयार हो चुका है और उसका लोकार्पण हुआ है। और दूसरा बुक्सा जनजाति परिषद के भवन का निर्माण और जो हमारा सामुदायिक भवन है, एक ही कैंपस में ये दोनों भवन निर्मित हुए हैं। आज इसका लोकार्पण हुआ है, जिसमें हमारे जनजाति क्षेत्र के जो हमारे समुदाय के जो हमारे परिवार हैं, लोग हैं, यहाँ पर अपना शादी है, विवाह है, अन्य उनके त्यौहार हैं और भी जो उनके कार्यक्रम होते हैं, उसमें यहाँ पर प्रतिभाग कर सकते हैं। और यहाँ पर आवश्यकता भी एक सेंट्रल प्लेस है, इसलिए हमने यहाँ पर 1 करोड़ की लागत से इस भवन का निर्माण कराया है। आज इसका लोकार्पण हमने किया है। पेरिया दौलत इंटर कॉलेज का भवन। तो कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य आज पहुंचे थे और ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत वहां पर किया। भाजपुर का ही मामला है। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने आज कई जो भवन बनाए गए हैं, 2 करोड़ 31 लाख रुपए की लागत से जो भवन बनाया गया, उसका भी लोकार्पण किया। नाजिम खान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं भाजपुर से। नाजिम, ये कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने आज भवन का लोकार्पण भी किया, कई योजनाओं का भी किया है। किस तरह की योजनाएं और कार्य हैं ये? नाजिम, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? लगता हमारा संपर्क नहीं हो पाया। फिलहाल बता दें कि कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य आज पहुंचे थे, जिन्होंने लोकार्पण किया। खबर टिहरी से, जहां पर सभासदों ने खोला नगरपालिका के खिलाफ मोर्चा और नगरपालिका परिषद कार्यालय पर धरना दिया गया। धरना देने के साथ साथ तालाबंदी भी की गई। अधिशासी अधिकारी हमारी बातों पर ध्यान नहीं देते, सभासद ने कहा। हमारी मांगे पूरी ना होने तक तालाबंदी की चेतावनी दी। तो अधिशासी अधिकारियों पर आरोप लगाए हैं। धरना देने के साथ साथ तालाबंदी भी की गई है। तो सभासदों ने आज मोर्चा खोला। हमारी कुछ मांगे थी, कुछ हम सूचना मांग रहे थे, जैसे कि गाड़ी में कितना व्यय हुआ है, सैनिटाइजर में कितना व्यय हुआ है, या हमारे जीरो वेस्ट में कितना पैसा व्यय हो रहा है, या आप लोग कर रहे हैं कितना काम, हमारे जीरो वेस्ट में कितना काम हो रहा है। तो अभी तक 2.5 महीने से तो कोई हमारे को मतलब ऐसा लगता है नगर पालिका के कान में जूं तक नहीं रेंगी। मतलब हमें बोर्ड को कोई महत्व है ही नहीं। मैं तो ये चाहूँगा, शासन से यही डिमांड करूँगा। पहले तो शासन से मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि ये सभासद का पद ही खत्म कर दिया जाए, जब सभासद की कोई पूछताछ ही नहीं होनी है। बोर्ड का कोई औचित्य रहना ही नहीं चाहिए। आगे आपकी क्या लड़ाई रहेगी? लड़ाई हमारी जब तक जो है हमारी मांगें पूरी नहीं की जाएंगी, जब तक हमें सूचना नहीं दी जाएगी, जब तक हमारे जो भी कार्य विकास कार्य हो रहे हैं बोर्ड के संज्ञान में न डाल के जब तक वो कार्य कंप्लीट नहीं होते हैं, तब तक हम जो है तालाबंदी नहीं खोलेंगे। और दूसरा एक चीज़ आपके थ्रू में एक और मैसेज पहुंचाना चाह रहा हूं। अगर मतलब जो है ईओ साहब, अभी हम आए थे, ईओ साहब से हमारी बात भी नहीं हुई, वो हमें बिना बात करे ही चले गए। ईओ साहब से हम अगर ऐसी कभी मिलकर बात भी करते थे, ईओ साहब बोलते मुझे कोई नॉलेज नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस नगर पालिका को चला कौन रहा है 2-2.5 महीने? तो वह केंद्र सरकार के द्वारा किसानों के लिए बनाई गई योजना को लेकर आज प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री हरक सिंह रावत ने कोर्ट द्वार पहुंचकर पत्रकारों से वार्ता की और किसान कानून के बारे में अवगत कराते हुए कहा कि सरकार के द्वारा किसानों के हितों को देखते हुए इस तरह का कदम उठाया गया, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा भ्रम की स्थिति पैदा कर दी गई, जिस वजह से किसान आज सड़कों पर हैं। पहली बार किसी सरकार ने किसानों के हितों को देखते हुए किसान कानून बनाया और साथ ही 2013-14 के मुकाबले किसानों के बजट में 6 गुना इजाफा किया, जो देश के इतिहास में पहली बार हुआ है। भारत सरकार ने जो किसानों को लेकर, कृषि को लेकर जो कानून बनाया है, हम इसकी भूरी प्रशंसा उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी करती है। कोटद्वार के विधायक के रूप में
प्रदेश सरकार के रूप में, मंत्री के रूप में हम इसकी प्रशंसा करते हैं कि प्रदेश की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने पहली बार किसानों की सुध ली है। पहली बार किसानों के हित में 13-14 में जो बजट था उसके मुकाबले 6 गुना वृद्धि की है। 1,34,399 करोड़ का बजट में प्रावधान किया है। किसान को उन्नत बीज मिले इसके लिए कानून बनाया है, उसकी उन्नत खाद मिले, इस प्रमाणिक खाद मिले इसके लिए कानून बनाया है, उसके लिए उसकी उपज का सही दाम मिले, कोई बिचौलिया उसको गुमराह न कर सके, उसकी मेहनत, उसके पसीने को सम्मानजनक लाभ उसको मिले। ये केंद्र सरकार ने जो कानून बनाया है, नई तकनीक का प्रयोग कृषि के क्षेत्र में। खबर काशीपुर से, जहां पर पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। पुलिस ने साइबर ठगी के एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। कार्ड बदलकर खाते से निकाली थी 2,24,000 रुपए। सीसीटीवी कैमरे की मदद से पुलिस ने ठगों पर कार्रवाई की है। तो काशीपुर का मामला आपको बता दें कि पुलिस ने साइबर ठगी के एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। 2,24,000 रुपए अकाउंट से गायब किए थे, कार्ड बदलकर खाते से निकाले थे, जिसके बाद पुलिस के हाथ ये बड़ी सफलता लगी है। सीसीटीवी कैमरे की मदद से पुलिस ने ठगों पर कार्रवाई की है। ये एटीएम ठगी का मामला था। एटीएम चेंज का पैसे निकालने का मामला था। यहाँ परमानंदपुर के बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम से एक सरदार जी से एटीएम चेंज कर इन लोगों ने ठगी की थी। इसमें 3 लोग शामिल थे, जिसमें कि 2 पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तब तीसरा अभियुक्त कल 14/12/2020 को रात में बुराड़ी मुकंदपुर से गिरफ्तार किए गए और जिसे माननीय न्यायालय में पेश किया गया। ये एटीएम ठगी का मामला था। एटीएम चेंज का पैसे निकालने का मामला था। यहाँ परमानंदपुर के बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम से एक सरदार जी से एटीएम चेंज। तो बाजपुर से खबर के शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों की हुई बैठक में शाखा संरक्षक एसपी सिंह भी शामिल रहे। सरकार पर लगाया वेतन वितरण कानून में छेड़छाड़ करने का आरोप। सरकार के निर्णय पर शिक्षकों ने दी आंदोलन की चेतावनी। बाजपुर इकाई द्वारा जो शासन द्वारा एक पत्र निर्गत किया गया है कि अशासकीय विद्यालयों का अनुदान बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि ये शासन ने शुरुआत की है हम लोगों का शोषण करने के लिए। इस शोषण को हमारे यहाँ जैसे टीचर्स हो या शिक्षण कर्मचारी हो, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हो, कोई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके खिलाफ हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे अगर ऐसा किया जाता है भविष्य में। तो वहीं डोईवाला से खबर, जहां पर अवैध खनन पर तहसील प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने 3 डंपर और एक जेसीबी मशीन को सीज किया। क्षेत्र में अवैध खनन की लगातार मिल रही थी शिकायतें। प्रशासन की कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मचा। नापा वो जो 2 गड्ढे उन्हें खोद रखे, दरअसल वो माल जो निकल रहा है उनका मिक्स आरबीएम है उसमें, और वो वहीं परिसर में ही वो हो रहा है। लेकिन उन्हें खुदान की जो जेसीबी से खुदान की उसकी अनुमति लेनी थी, वो अनुमति नहीं ली गई है। उसके खिलाफ मैं लिख के दे रहा हूँ साहब को, एजीएम साहब को। खनन विभाग द्वारा यही कार्रवाई क्या हमसे लिख के दे सकते हैं ऊपर एजीएम साहब को। एजीएम साहब उसमें निर्णय लेंगे, एडीएम साहब या एजीएम साहब ही निर्णय लेंगे। लगातार अवैध खनन के विरुद्ध कार्रवाई हो रही है। जब भी ऐसी शिकायत आती है या चित्र भ्रमण के दौरान जब भी ऐसी बात आती है कि अवैध खनन किया जा रहा है, तो लगातार उसमें कार्रवाई की जाती है। कल भी हमारे द्वारा 3 डंपर और एक जेसीबी सीज किया गया है। 2 डंपर हमारे जौली ग्रांट क्षेत्र में और 1 डंपर और एक जेसीबी हमारे मार्कम ग्रांट में अवैध खनन में जो लिप्त थे उनको सीज किया गया है। और ये कार्रवाई हमारी अवैध खनन के खिलाफ लगातार आगे जारी रहेगी। मेनली जहाँ पे हमारी राजस्व की जो टीम गई थी उनके द्वारा ये पाया गया है कि जहाँ पे इनके द्वारा जेसीबी से आरबीएम उसमें। तो वहीं उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 496 केस सामने आए हैं। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 11 मरीजों की मौत हुई है। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 524 मरीज कोरोना से ठीक हुए और उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 83,502 हो गई है। उत्तराखंड में कोरोना के एक्टिव केस अब 6,089 हैं। फिलहाल के लिए देवभूमि में बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।